नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए भारत के बिहाफ पर तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग योग सूत्रम सेशन अटेंड कर रहे हैं। आज 7वां सेशन है योग सूत्रम का और हम दूसरे श्लोक पे हैं। अथ श्री हमने पहले श्लोक में देखा अथ योगानुशासनम, और अब हम दूसरा श्लोक पढ़ना हमने शुरू किया, योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। पिछले सेशन में हमने ये बात की थी, हमने जाना था कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। अब चित्त की जो वृत्तियां हैं, इस पे हमने पिछले अध्याय में, पिछले सेशन में बात की थी कि पैटर्न्स ऑफ माइंड, वेद व्यास जी ने कहा 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं, 3 तरह की वृत्तियां होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहां तक हमने चर्चा की थी कि पूरा मन एक तालाब की तरह है और वृत्तियां उसमें लहरें हैं। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। जब पूरी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जब सारी लहरें शांत होती हैं, तब तालाब में आप आर पार देख सकते हैं। तो उसी निरोध को योग कहते हैं। आज हम उसके आगे बात करना शुरू करेंगे। जैसे वेद व्यास जी ने कहा कि 3 तरह के थॉट पैटर्न्स हैं, 3 तरह की वृत्तियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आदि शंकराचार्य जी ने अपनी टीकाओं में उस प्रोसेस का जिक्र किया है, उस पद्धति प्रक्रिया का जिक्र किया है जिसके माध्यम से योग स्थापित किया जा सकता है, जिनके माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो चलिए आज आप बात शुरू करेंगे कि आदि शंकराचार्य के अनुसार वो 3 स्टेप्स क्या हैं जिससे हम चित्त की इन वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। स्टेप 1, सत और रज से तम को न्यून कर दें। ये पहला स्टेप है। वेद व्यास जी ने सत, रज, तम तीनों वृत्तियों का जिक्र किया। अब आदि शंकराचार्य बता रहे हैं उन्हीं वृत्तियों से परे कैसे जाया जा सकता है। आपको और इसमें जानना है, भगवत गीता सीरीज का सेशन 31, 36, 37 और 38 अटेंड कीजिए। वेदांता का सेशन 4 और सेशन 19 अटेंड कीजिए। सत, रज, तम में काफी आपको डिटेल में इसमें व्याख्या मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है, आदि शंकराचार्य ने कहा सत और रज से तम को न्यून कर दिया। कैसे वृत्तियों का निरोध किया जाए? तो सात्विक और राजसिक जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उनसे पहले तम को न्यून करें। क्या मतलब हुआ इसका? ये स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप 1 को हम पहले पूरा इलॉबरेट करेंगे, फिर हम स्टेप 2 पे आएंगे। तो अभी पहले हम स्टेप 1 समझे हम क्या है। तो सात्विक का अर्थ है डायरेक्शन, सत्व का मतलब डायरेक्शन, बैलेंस। रज का अर्थ है स्पीड, पैशन। तो इन दोनों से किसको न्यून करना है? इनर्शिया, तम, फ्रिक्शन, डलनेस, कंफ्यूजन, फियर, डिल्यूजन। हमारे अंदर जो आलस्य है, तम है, डर है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, भ्रम रहता है, ये सबको न्यून किया जा सकता है। किससे? सत और रज से। कैसे करेंगे? थोड़ा सा समझे। सत में 3 इंपॉर्टेंट राइट करना होगा। देयर आर 3 राइट्स इन सत: राइट ऑब्जेक्टिव, राइट इंटेंशंस, राइट एटीट्यूड। राइट ऑब्जेक्टिव, राइट इंटेंशन, राइट एटीट्यूड। सही उद्देश्य, सही सोच, इंटेंशंस, और सही एटीट्यूड, सही विचार होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड सही होना चाहिए। राइट ऑब्जेक्टिव्स, राइट इंटेंशंस और राइट एटीट्यूड। क्या मतलब हुआ राइट ऑब्जेक्टिव्स का? व्हाट यू वांट टू डू, जो भी आपको करना है, उसमें 2 फैक्टर जरूर होने चाहिए जीवन में। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में, ऑफिस में, बिजनेस, कुछ भी, नौकरी। पहला, इट शुड नॉट हार्म अदर्स। उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय है, बिजनेस है, नौकरी है, घर का काम कर रहे हैं। दूसरा, इट शुड बी इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। और दूसरा, ये दूसरों के हित में होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो आपका उद्देश्य सही है, जो किसी के अहित में नहीं है और सबके हित में है। यही मूल अंतर जानवर और इंसान में है। इंसान खुद के परे सोच पाता है,
इनफैक्ट जानवरों की भी कई प्रगतिशील स्पीशीज सोच पाती हैं खुद के परे, पर इंसान तो सबसे ज्यादा प्रगतिशील है अपने बुद्धि के विकास में। सो हम अपने से परे सोच पाते हैं। कई लोगों को ये बातें काफी फिलोसॉफिकल लगती हैं कि दूसरों के लिए सोचना। आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज का मिशन स्टेटमेंट उठा के देखिए। कौन सी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट है कि हमें खूब प्रॉफिट कमाना है हमारे लिए, या हमारे मालिक को बहुत अमीर बनाना है? माइक्रोसॉफ्ट का मिशन स्टेटमेंट है टू इनेबल पीपल एंड बिजनेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। बिजनेस और लोगों को, दुनिया भर के लोगों को उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करना, यह माइक्रोसॉफ्ट का मिशन है। कहां लिखा है? खुद का घर भरना मिशन है। वॉलमार्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, रिटेल चेन है इनकी, उसका मिशन स्टेटमेंट है टू सेव पीपल्स मनी सो दैट दे कैन लिव बेटर। लोगों के पैसे बचाएं, हम इतना सस्ता बेचें ताकि लोग बेहतर जीवन जी पाए। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज का भी मिशन स्टेटमेंट दूसरों के लिए है। फिलिप्स, इंप्रूविंग पीपल्स लाइफ थ्रू मीनिंगफुल इनोवेशन, लोगों के जीवन को बेहतर करना अपने इनोवेशन से। फेसबुक, टू गिव पीपल द पावर टू शेयर एंड मेक वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड, लोगों को ताकत देना शेयर करने की, दूसरों के लिए कर रहे हैं। अमेजन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से है, जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनका मिशन स्टेटमेंट है टू बी अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। उनके बारे में हम सोचें तो वो हमारे बारे में सोचेंगे। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ऊपर से कहता है कि तू हमेशा वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो करने लग जो मैं चाहता हूं तो होगा वो जो तू चाहता है। प्रोबेबली सारी कॉर्पोरेट्स इसी फिलॉसफी को फॉलो करती लगती है। फिलिप सिगरेट की कंपनी जो है, दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट की कंपनी है, सिगरेट की कंपनी, उसका भी मिशन स्टेटमेंट सुनिए, टू बी अ ग्रेट एम्प्लॉयर एंड गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। वो भी एम्प्लॉयज के लिए बेहतर बने, देश के लिए बेहतर बन सके, ऐसा सोचते हैं। सो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपने अंदर आत्मसात करना होगा। CSR की जगह हमें लिखना होगा MSR, माय सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जो भी बिजनेस करता हूं, मैं जो भी काम करता हूं, उससे समाज, देश, दुनिया का क्या भला होता है। यदि ये विचार मन में है तो आपका जो भी लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव सात्विक है, पूरी कायनात आपका साथ देगी, पूरी कायनात आपका साथ देगी। तो क्योंकि आपके जब लक्ष्य बड़े होंगे तो निश्चित तौर पे आपको बड़ी ताकत चाहिए। अपने आप बहुत सारे लोग आपके पास आके खड़े होंगे, वो आपको मदद देने को तैयार होंगे क्योंकि आपका लक्ष्य खूबसूरत है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक सुंदर लक्ष्य लेके IRS की परीक्षा छोड़ी, IRS की नौकरी छोड़ी, उसके बाद एक सुंदर लक्ष्य लेके, एक सेल्फलेस लक्ष्य लेके राजनीति में उतरे। दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा सीट से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। जिस समय देश में एक बड़े विराट नेता की लहर थी, उस समय भी दिल्ली में, देश की राजधानी में, उस नेता की पार्टी को एक तरफा हरा दिया। क्यों? जब आप पूरे सच्चे मन से कोई कार्य करते हैं, दूसरों के हित में, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी होती है। करके देखिए। पहला इज राइट ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा इज राइट इंटेंशंस। राइट ऑब्जेक्टिव्स टू व्हाट, क्या करना है। राइट इंटेंशंस इज व्हाई, ये जो तुम करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो। हम आपको बताएं अपने अनुभव से, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, 70 से 80% लोगों को पता ही नहीं होता ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कोई आपको कहेगा कि मैं अमीर होना चाहता हूं, आप पूछिए क्यों भाई, क्यों अमीर होना चाहते हो, व्हाई, तो वो उत्तर देगा कि मुझे फेमस होना है। आप पूछिए अच्छा तो क्यों फेमस होना चाहते हो, अरे लोग जानेंगे मुझे। अच्छा ठीक है, तो क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हें जाने, अरे लोग मेरा सम्मान करेंगे। अब आप समझ रहे हैं, सम्मान की अतृप्त प्यास, अंदर एक प्यास रह गई कि मुझे जीवन में सम्मान नहीं मिला। अब जरा और गहरा उतरिए, ये प्यास कहां से आई कि मुझे सम्मान नहीं मिला जीवन में, मुझे सम्मान चाहिए। फिर आप जब गहरा उस व्यक्ति का इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बचपन में वो काफी गरीब थे और इसलिए उन्हें असम्मान मिला। फिर आपसे पूछिए अच्छा बचपन में आप गरीब थे तो असम्मान मिला आपको, तो किन किन लोगों ने आपका असम्मान किया बताइए तो।
तो आपको 5 नाम बताएंगे, हम अनुभव से बता रहे हैं, 5 या 6 नाम बता देंगे। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे बदतमीजी से बात की, उसने मुझे ऐसा झिड़का, ऐसे 5 नाम बताएंगे। फिर आप उनसे पूछिए, अच्छा वो जो 5 लोग थे जिन्होंने बचपन में आपका असम्मान किया, वो कहाँ हैं आज? पता नहीं, मतलब एक आध को तो मैं जानता हूं, बाकी तो पता नहीं कहाँ है, मैं तो मिला भी नहीं उनसे बहुत सालों में। अच्छा अच्छा, ये जो भी 5-6 लोग थे, वो आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं? तो कहेगा 0, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। और उनमें से कई लोग तो इस दुनिया में भी नहीं रहे होंगे, हो सकता है। वो कहेगा वो लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे जीवन में। ठीक। अब जरा नोटिस कीजिए, वो लोग जो जीवन में इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और उनमें से कुछ लोग इस दुनिया से जा भी चुके हैं, वो 5 लोग आपके जीवन की दिशा निर्धारित कर रहे हैं। वो 5 लोग जिनका कोई महत्व नहीं, वो 5 लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो 5 लोग जो पता नहीं कौन है, वो आपकी डेस्टिनी, डेड आर मेकिंग योर डेस्टिनी। क्या ये हम चाहते हैं? जरा सोच के देखिए, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, खुद से पूछिए। क्या आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, पियर्स को दिखाना चाहते हैं? वाई, क्यों, कौन दोस्त? याद रखिए, शादी हो या नौकरी हो या बिजनेस हो, डू इट फॉर राइट इंटेंशंस एंड राइट रीजंस। सही कारणों से कीजिए, सही इंटेंशन से कीजिए। वर्क विथ हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। सो लेट नॉट द फियर ड्राइव योर, बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर करियर। आपका डर आपके करियर का ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए। लेट लव, कंपैशन एंड वेलफेयर ड्राइव यू। प्रेम, कंपैशन, आपके खुद के लक्ष्य, वो आपको ड्राइव करें, ना कि गलत कारण से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। सो दूसरा इज राइट इंटेंशंस। खुद से पूछिए, क्या मेरे इंटेंशन सही है, मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? तीसरा इज राइट एटीट्यूड। सत्व का मतलब 3 था, राइट ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन एंड एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड का मतलब हाउ, कैसे कर रहे हैं आप। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम पहले कर्म योग में भगवत गीता पे विस्तार से बता चुके हैं, आज बस समराइज करेंगे। राइट एटीट्यूड क्या है? जीवन में 2 चीजें हैं, एक जो मेरे कंट्रोल में है, दूसरा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में है वो मेरे पुरुषार्थ का हिस्सा है, तो 100% एफर्ट्स लगाऊं और 100% फोकस करूं, उस पूरी भिड़ जाऊं मैं उसमें। ठीक। और जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो मेरे कंट्रोल में वैसे ही नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको मैं स्वीकार करूं, प्रसाद बुद्धि अपने अंदर स्थापित करूं कि परमात्मा जो तूने दिया वो मुझे स्वीकार है। क्या हो सकता था, ये होता तो वो होता, उसमें ना उलझूं। जो मेरे कंट्रोल में है उसमें 100% प्रयास करूं, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको स्वीकार करूं। ये एटीट्यूड, और स्वीकार करके सीखूं और आगे बढ़ूं जीवन में। तो ये तो हो गया सत्य। यदि ये तीनों चीजें मेरे पास हैं तो मैं सत्व की तरफ हूं। फिर रज का मतलब क्या है? सत का मतलब 3 राइट्स, 3 सही। रज का मतलब 3 हाई, HIGH, 3 हाई। क्या क्या हाई? पहला, हाई एफर्ट्स, 100% एफर्ट लगाइए, 100% एनर्जी लगाइए, हाई एनर्जी, 100%। एंड थर्ड इज, एनर्जी मीन्स योर फोकस, 100% फोकस। एंड थर्ड इज 100% टाइम डिवोट कीजिए, जितना किया जाना चाहिए। सो 100% टाइम, 100% फोकस, 100% एफर्ट्स। जब आप पूरा अवेलेबल टाइम देते हैं, पूरा फोकस और पूरा एफर्ट्स देते हैं, तो आप में रजगुण प्रगाढ़ होता है। तो ये जब 2 चीजें आपके अंदर होंगी तो तम अपने आप बैठ जाएगा, फिर आप आलसी नहीं बचेंगे। तो 3 राइट्स कीजिए, राइट ऑब्जेक्टिव, राइट इंटेंशन, राइट एटीट्यूड, एंड राइट एफर्ट्स, राइट एनर्जी, राइट फोकस और राइट टाइम। ये दोनों करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर तम खत्म होने लगेगा, आप मेहनत करने लगेंगे बहुत ज्यादा। ये तो हो गई स्टेप 1। आदि शंकराचार्य ने कहा इसके आगे स्टेप 2, अब सत्य को, अब जो अब आपका सत्य और रज से आपने तम को न्यून कर दिया है, अब सत्य से रज को न्यून कर दीजिए। स्टेप 2, अब आपके अंदर जो सत्य है, क्योंकि तम तो अब बहुत कम हो गया, अब जो आपके अंदर सत्य है, राइटियसनेस, राइट डायरेक्शन, उससे आप रज को अब कम करने लगे। स्टेप 2, कैसे कम करेंगे? हाई एफर्ट्स, रज क्या था? हाई एफर्ट, हाई एनर्जी, हाई टाइम। ठीक।
अब क्या करना है? राइट एफर्ट्स, राइट एनर्जी एंड बैलेंस टाइम। पूरा समय नहीं देना, वर्क लाइफ बैलेंसिंग कीजिए, उसको बांट लीजिए किसमें कितना समय देना है। दूसरा, राइट एनर्जी दीजिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा एक ही चीज में ना दें। और तीसरा, राइट एफर्ट्स लगाइए, सम्यक कर दीजिए सब, बैलेंस क्रिएट कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका रज आपका सत से दबने लगेगा। इसीलिए कई लोग जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज आप देखिए, वो अब इतनी भागा दौड़ी नहीं करते। बिल गेट्स से पूछिए ना, उन्होंने क्यों अपनी इंडस्ट्री को, वो स्टेप डाउन हो गए, अब पब्लिक वेलफेयर में लग गए, क्योंकि बिल गेट्स वांट्स टू यूटिलाइज। अब वो क्या कर रहे हैं? अपने सत से रज को न्यून कर रहे हैं। अब इतना नहीं भागना भाई, बहुत कर लिया पूरे जीवन भर के। आई नो हाउ मच इज टू मच, अब मैं स्लो डाउन हो जाऊं। ये हो गया आदि शंकराचार्य ने कहा स्टेप 2। पर स्टेप 1 खत्म कीजिए, फिर स्टेप 2 पे आइए, जमा लीजिए पूरा, उसके बाद एकदम से जीवन के अगले पड़ाव पे जाइए, वानप्रस्थ की तरफ जाइए शायद। ठीक? डिक्रीज द पेस, इट विल इंक्रीज द पीस। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द पीस, डिक्रीज द पेस, डू दैट, इट वर्क्स। डिसाइड हाउ मच इज टू मच, कितना करना है फिर रुक जाना है, दौड़ते मत रहिए। प्रायोरिटाइज योर लाइफ, अपने जीवन की प्राथमिकताएं निश्चित कीजिए, कितना समय घर में देना है, परिवार को देना है, स्टडीज को देना है, नौकरी को देना है, उतना उतना उसमें देना चालू कीजिए। अपने आप आपका सत्व बढ़ने लगेगा। दूसरों के लिए ज्यादा करना चालू कीजिए, ये सब सत्व बढ़ाएगा, रज को कम करेगा। लाइफ 4 तरह की होती है, लाइफ ऑफ स्ट्रेस, लाइफ ऑफ स्ट्रगल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। धीरे धीरे लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़िए। ये हो गया स्टेप 2। अब आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, अब आपने क्या कर दिया? अपने सत से रज को कम कर दिया, पर सत्व गुण भी हैं तो जंजीरें ही। स्वामी विवेकानंद कहते थे, चेन सोने की भी भले हो, है तो चेन ही, तो उससे भी परे होना है। तो स्टेप 3 इज, अब ज्ञान से, आत्मज्ञान से सत को न्यून कर गुणातीत हो जा। आत्मज्ञान से सत से भी परे हो जा, सत के परे हो जा, सत के भी ऊपर निकल जाए। इसका मतलब सत क्या था? राइट ऑब्जेक्टिव। अब गुणातीत क्या होगा? नो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। लाइफ इज जस्ट अ लेबोरेटरी। ये पूरी धरती एक लेबोरेटरी है, मैं यहां स्पिरिचुअल, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, यहां कुछ सीखने के लिए आया हूं, आऊं सीखूं और जाऊं। नो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा सत्व क्या था? राइट इंटेंशंस। गुणातीत क्या कहेगा? नो इंटेंशंस, यज्ञ भावना, नो सेल्फिश इंटेंशंस। आई एम कम हियर जस्ट टू लर्न, लव एंड लीव। बस यही 3 काम है धरती के, लर्न, लव, लीव। ठीक? नो इंटेंशंस। एंड देन थर्ड इज राइट एक्शंस, राइट एक्शंस। सो राइट एटीट्यूड और राइट एक्शंस। गुणातीत क्या कहेगा? अकर्ता, नॉन एक्शन, जस्ट आई फ्लो, थिंग्स हैपन, चीजें स्वतः होती है। आपको इन तीनों कंसेप्ट को गहराई से समझना है तो भगवत गीता का सेशन 18 सुनिए, उसमें आपको नो ऑब्जेक्टिव्स, नो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानकारी मिलेगी। भगवत गीता का सेशन 8 अटेंड कीजिए। और नो सेल्फिश इंटेंशंस और यज्ञ भावना को जानना है तो आप गीता का सेशन 7 अटेंड कीजिए। और अकर्ता भाव को समझना है, भगवत गीता का सेशन 10 अटेंड कीजिए, पूरा डिटेल इलॉबरेशन है। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं अंततः अंतिम छोर क्या है? नो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, नो माय पर्सनल इंटेंशंस एंड नॉन एक्शन, आई फ्लो विद विंड। तो धीरे धीरे चित्त की वृत्तियां समाप्त होने लगती हैं और हम गुणातीत होने लगते हैं। सो फ्रॉम लाइफ ऑफ स्ट्रेस टू लाइफ ऑफ स्ट्रगल, लाइफ ऑफ स्ट्रगल टू लाइफ ऑफ सक्सेस, लाइफ ऑफ सक्सेस टू लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस टू लाइफ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां ये दूसरा श्लोक समाप्त होता है। अब आगे तीसरे श्लोक में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा द्रष्टुहु स्वरूपेण अवस्थानम, तदा द्रष्टुहु स्वरूपेण अवस्थानम। तदा मतलब उस समय, उस समय। द्रष्टुहु, दृष्टा की, जो अंतिम दृष्टा है, दृष्टा की,
मतलब आत्मा की, यहां दृष्टा मतलब आत्मा, दृष्टा की स्वरूपेण अपने रूप में अवस्थानम स्थिति हो जाती है। क्या मतलब हुआ? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा या आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तब आप सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं खुद को, क्योंकि यही तो लहरें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं। जब ये लहरें शांत हो जाती हैं तो यू रियलाइज योरसेल्फ, जिसको चित्त शुद्धि, चित्त स्थिति कहते हैं। चित्त शुद्धि का अर्थ है, मानो एक बाउल में पानी भरा है, अगर पानी में बहुत कचरा है तो आप साफ साफ नीचे नहीं देख पाएंगे, बॉटम नहीं दिखेगा आपको। तो चित्त शुद्धि मतलब वो शुद्ध हो जाए, राइट एटीट्यूड। चित्त स्थिति का मतलब बिल्कुल शांत हो जाए। शांत और शुद्ध पानी से आप आर पार देख पाएंगे, अपने अंदर देख पाएंगे, धरातल को देख पाएंगे, अधिष्ठानम को देख पाएंगे, और तब ज्ञान प्राप्ति होती है और आत्मा के दर्शन होते हैं, हम खुद को रियलाइज कर पाते हैं। ये बिल्कुल वैसा एक गार्डन है, उस गार्डन पे तेज सूरज चमक रहा है, अचानक एक बादल आता है तो नीचे छाया आ जाती है। तो ऐसा नहीं है सूरज चला गया, बादल ने अवरोध कर दिया। तो ये बादल जो अवरोध है, ये क्या है? हमारी चित्त की वृत्तियां, ये अवरोध करती है। जैसे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप में से कई लोग हैं जिनका मन बिल्कुल शांत है, इस समय बिल्कुल शांत है, आप हमारी हर बात को गौर से समझ पा रहे हैं। पर आप में से कई लोगों के मन में वृत्तियां होंगी, गैस पे कुछ चढ़ा है, बच्चा ठीक है कि नहीं, वहां क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, 50 बातें मन में आ रही हैं। तो जिनके मन में वृत्तियां होंगी वो सुन ही नहीं पा रहे हैं ढंग से, आधी बात समझ पा रहे हैं, आधी बात छूट रही है। तो निश्चित तौर पे जब वृत्तियां समाप्त होती हैं तभी आप देख पाते। तो जो बादल है वृत्तियों के, तो बादल हटेंगे, अपने आप पूरा सूरज की रोशनी प्रकट हो जाएगी। जैसे नेशनल पुलिस एकेडमी में, बिल्कुल वहां हैदराबाद में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है नेशनल पुलिस एकेडमी, उस पत्थर के नीचे माइकल एंजेलो का एक कोट लिखा है। कोटेशन में यह लिखा है कि इस पत्थर के अंदर एक खूबसूरत मूर्ति पहले से ही है, बस मुझे उसे बाहर निकालना है। इसी तरह से पत्थर पे से आप अशुद्धि हटा दीजिए, मूर्ति तो ऑलरेडी है पत्थर के अंदर, दिख नहीं रही है क्योंकि इतनी सारी अशुद्धि है। मूर्तिकार क्या करता है? उसकी अशुद्धि छांट छांट के निकाल देता है, जो बचता है वही तो मूर्ति है। इसी तरह से मन से कामनाओं को छांट छांट के हटा दीजिए, जो बचता है वही प्रसन्नता है। तो यही बात इस श्लोक में तीसरे सूत्र में कही जा रही है। एक व्यक्ति था, एक फकीर था, उसने अपनी झोपड़ी में एक दिया जला रखा था। अंधेरी रात थी, चांदनी रात थी, और एक दिया जला रखा था और बैठा था दिए में। अचानक एक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। अब जैसे दिया बुझा, बिल्कुल घुप अंधेरा छा गया कमरे में। पर थोड़ी ही देर में, कुछ ही पलों में, खिड़की की दरारों से चांद की रोशनी अंदर आने लगी, खिड़की से अंदर आने लगी, दरवाजे से चांद की रोशनी अंदर आने लगी। हर जहां जहां थोड़ा थोड़ा गैप था, चांद की रोशनी अंदर आने लगी। एक दिया क्या बुझा, पूरा चांद समा गया उसकी झोपड़ी में। ये जो हमारे फ्लक्चुएशंस हैं, जिसको हमने मन पे पढ़ा था पहले, मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जितने भी हैं मन के फंक्शंस, ये सब छोटे छोटे दिए हैं। इनके बुझते ही अपने आप आत्मा की चांदनी अंदर आ जाती है। ऋषि याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य ऋषि जब पूरा जीवन जी चुके, अब उनको लगा कि अब समय आ गया है कि ज्ञान से सत्व को भी समाप्त करा जाए, कम किया जाए और उसको जीता जाए। तो ऋषि ने अब उनकी दोनों पत्नियां, कात्यायनी जो शायद ऋषि भारद्वाज की बेटी थी, और मैत्रेयी, इन दोनों को बुलाया। ये दोनों पत्नियां थी इनकी, ऋषि याज्ञवल्क्य की, महान ऋषि। वो स्टेज 3 में आ गए थे, जैसा आदि शंकराचार्य ने कहा। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखो, अब मैं जाता हूं, मैं इतना प्रकांड ऋषि रहा सालों, इतनी संपत्ति मुझे मिली है दान में, ये सब मैं तुम दोनों को बांट के जाता हूं, तुम दोनों को दे देता हूं, तुम्हारा जीवन अच्छे से बीतेगा। अब मैं जाता हूं, अब मुझे जाने का समय है, मैं खुद को पहचानूं, अब जीवन के बेहतर उद्देश्यों में जाऊं। वो सन्यासी होने जा रहे थे। कात्यायनी वॉज कंफर्टेबल। कात्यायनी ने कहा ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपको। पर मैत्रेयी ने एक प्रश्न ऋषि से कहा
मैत्रेयी ने ये पूछा, मुझे ये बताइए, ये जो अपार संपत्ति आपने अर्जित की है अपने ज्ञान से, क्योंकि इतने बड़े बड़े राजाओं ने आपको दान दिया, क्या ये संपत्ति आपको आत्मज्ञान दिला पाई? क्या ये संपत्ति आपको प्रसन्नता और शांति दे पाई? यदि हां, तो फिर जाते क्यों हैं? और अगर ना, तो ये सब हमें क्यों देते हैं? और ये बात में दम की बात थी, और निश्चित तौर पे मैत्रेयी की बात का उत्तर ऋषि याज्ञवल्क्य के पास नहीं था कि क्या ये संपत्ति आपको स्थायी शांति और प्रसन्नता दे पाई? यदि हां, तो जा क्यों रहे? और अगर ना, तो हमें क्यों बांट रहे हैं जब आपको ही नहीं मिला? तो अंततः ऋषि याज्ञवल्क्य जैसे प्रकांड पंडित के पास कोई उत्तर नहीं था। मैत्रेयी ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी, फिर मुझे नहीं चाहिए आपकी विषय संपत्ति, नहीं चाहिए मुझे, आपकी ज्ञान संपत्ति चाहिए। मुझे अपने साथ ले जाइए और मुझे सिखाइए आपने क्या सीखा। ऋषि ने बोला, पर वो जीवन सन्यासी का है। मैत्रेयी ने बोला, आप शिष्य बना के ले चलिए, मैं शिष्यवत रहूंगी आपकी, मैं भी सन्यासी रहूंगी, पर मुझे वो ज्ञान जानना है जिसके लिए आप ये सब भी छोड़ के जा रहे हैं। अंततः मैत्रेयी ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ सन्यासी के वेश में पूरा जीवन बिताया और ऋषि के साथ एक दूरी बनाकर पूरा ज्ञान अर्जित किया मैत्रेयी ने। ये जो मन है हमारा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिसको हम कहते हैं, ये वो फ्लक्चुएशंस जो इन सब चीजों में उलझे रहते हैं, और इन्हीं के कारण हमारे अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती है। इसीलिए 90% इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से आप पूछ के देख लीजिए, इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, उनके पास उत्तर नहीं है। 90% इंजीनियर्स नहीं बता सकते वो इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से आप पूछ लीजिए ग्रेजुएशन क्यों किया, उनके पास उत्तर नहीं है कि वही क्यों किया। कारण यह है, वी डोंट नो, हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करते और इन्हीं फ्लक्चुएशंस में रहते हैं। और इन्हीं के साथ हमारा जीवन बदलता है। जरा एक उदाहरण से अब इसको समझें। आसपास की दुनिया है, दुनिया से हमारी इंद्रियां दुनिया को रिसीव करती हैं, इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे अहंकार है, अहंकार के पीछे बुद्धि है, और बुद्धि के भी पीछे आत्मा है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक। दुनिया और इंद्रियों के कनेक्शन को हम सेंसेशन कहते हैं, इंद्रियों और मन के कनेक्शन को हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक। मन और अहंकार मिलके इमोशंस जनरेट करते हैं, और मन, बुद्धि, अहंकार सब मिलके कॉग्निशन जनरेट करते हैं, और अंत में पुरुष जो आत्मा है, सेल्फ रियलाइजेशन है। तो चलिए एक उदाहरण से इसको समझें। आसपास हमारे जीवन में वृत्तियां आती कैसे? उसने कुछ बुरा बोला, कोई भी व्यक्ति है, उसने मुझे बुरा बोला या उसने कुछ बुरा किया, ये तो दुनिया ने किया। तो पहला क्या होगा, इंद्रियां उसे रजिस्टर करेंगी, मैंने बुरा सुना, देखा और महसूस किया। अब यहां तक बात खत्म नहीं हुई। देखिए वृत्तियां बनना कैसे चालू होती है, हम वो बता रहे हैं। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया आज सुबह आपको, ठीक, आज सुबह आप बहुत अच्छे मूड से उठे थे, किसी ने बुरा बोल दिया। अब जैसे बुरा बोला, आपके कान ने बुरा सुना, आपकी आंखों ने उस दृश्य को देखा, आपने महसूस किया उसे, फिर आगे बढ़े। इंद्रियों के पीछे कौन है? मन। अब मन उस बुरे पे सोचेगा, मुझे ऐसा बोला, समझते क्या है आप, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक। फिर मन के पीछे अहंकार है, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ आइडेंटिटी हिल गई, दर्द हुआ, गुस्सा आया, और जब गुस्सा आएगा तो क्या होगा? अहंकार के पीछे बुद्धि है, बुद्धि कुंठित हो गई, अहंकार ने बुद्धि को कुंठित कर दिया, और बुद्धि जब कुंठित हो जाती है तो पतन निश्चित है, प्रणश्यति। आप ओलंपियन सुशील कुमार का पूरा केस सुन लीजिए, एग्जैक्टली यही हुआ है। उसके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, उसको सहन नहीं हुआ, उसने सोचा मेरी बेइज्जती हुई, उसको दर्द हुआ, उसको गुस्सा आया, बुद्धि कुंठित हो गई, कहां तो ग्रैंड ओलंपियन, और अब जेल में है, बुद्धि प्रणश्यति हो जाती है। और जानना है, भगवत गीता चैप्टर 2 का श्लोक 62 और 63 पढ़िए, एग्जैक्टली यही है। तो ये तो होती है सिचुएशन 1। हम आपको बता रहे हैं चित्त में वृत्तियां कैसे आने लगती हैं, फिर कहीं मन नहीं लगता, गुस्सा आने लगता है। चलिए अब सिचुएशन 2 पे चलते हैं, बदलते हैं सिचुएशन। कई लोग इससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। क्या होती है सिचुएशन 2? उसने बुरा बोला या बुरा किया या बुरा कहा, ये तो उसने कर दिया, वो तो मेरे हाथ में ही नहीं है, दुनिया है, कुछ भी बोल सकती है, ठीक। पर इंद्रियों को मैं रोक सकता, क्या? मैं बुरा ना सुनूं, मैं बुरा ना देखूं, मैं बुरा ना बोलूं, गांधी जी के बंदर। मैं या तो इंद्रियों को सिकुड़ लूं, ठीक है, पर इसका काउंटर थॉट क्या है?
अरे साहब कैसे ना सुने, सुनना पड़ता है, 24 घंटे साथ में बना रहता है आदमी, मेरा बॉस है, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, मेरा फ्रेंड है, जो भी है, सुनना पड़ता है, तो कैसे ना सुने। ठीक है, तो फिर इसका अगला ऑप्शन सुनिए। फिर मन के लेवल पे क्या करें, चलो सुनना पड़ता है मान लिया, पर सोचो तो मत, कम से कम उस पर तो कोई गन लेके नहीं बैठा, वो तो आपके कंट्रोल में है। 24 घंटे कोई साथ रह रहा, आपके दिमाग के अंदर थोड़ी घुसा हुआ है 24 घंटे वो, दैट इज योर माइंड। कम से कम सोचो मत, उस पर इतना फोकस फोकस मत करो। तो इसका काउंटर थॉट लोग क्या देते हैं, अरे सर सोचने में आ ही जाता है, रोबोट थोड़ी है हम कोई रोबोट थोड़ी है, और ना कोई योगी है, आ ही जाता है सर सोचने में, क्या करें। ठीक बात है, अब इससे और ऊपर चले, ठीक, अहंकार के लेवल पे चले, मन के पीछे अहंकार, तो फिर ऐसे सोच के देखिए कि उसने उस रोल को बुरा कहा है, जिस भी रोल में आप उस व्यक्ति के साथ हो, ठीक, और मैं केवल वो रोल तो नहीं हूं, मेरे तो बहुत सारे रोल हैं। यदि एक रोल उसको ठीक नहीं लगता तो ठीक है, बाकी रोल तो अच्छे हैं। तो उसने रोल को बुरा कहा है, मुझे बुरा नहीं कहा। यह अहंकार के लेवल पे आप खुद को समझा सकते हैं। पर इसका काउंटर थॉट क्या होता है, लोग कहते हैं पर सर उस रोल में मैं ही तो हूं, तो अगर वो उस रोल को बुरा कहता है तो मुझे तो बुरा लगेगा। तो फिर उसके भी परे जाइए, बुद्धि के लेवल पे जाइए। बुद्धि के लेवल पे देखने का तरीका क्या है, वह एक कठिन शिक्षक है। जो भी वो व्यक्ति है, बॉस है, वाइफ है, हस्बैंड है, भाई बहन जो भी है, वो एक कठिन शिक्षक है। वो सिखा रहा है मुझे, ठीक, जीवन में कि स्ट्रांग कैसे बना जाता है, या फिर वो मेरा मोह भंग कर रहा है फालतू की चीजों से, मुझ में, या फिर मुझ में नीड ऑफ एप्रिसिएशन इतनी ज्यादा क्यों है, मुझे क्यों चाहिए उससे तारीफ, ये भी सोचिए। ये सब बुद्धि की बातें हैं, ठीक, मुझे उसका अप्रूवल क्यों चाहिए, मैं क्यों चाहता हूं कि सब मुझे समझे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू यू वांट कि सारा दुनिया आपको समझे, चलिए दुनिया तो छोड़ दीजिए, व्हाई डू यू वांट दैट पर्सन शुड अंडरस्टैंड यू, आंसर दीज क्वेश्चन, यही कुंजी है। और आखिरी बात, ये उस व्यक्ति की राय है, वो कुछ भी राय रख सकता है, उसको अधिकार है गलत राय रखने का, फंडामेंटल राइट है उसका। ये सब बुद्धि की बात है। तो फिर इसका काउंटर थॉट लोग क्या कहते हैं, सर वो सब बातें तो ठीक है सर, पर सर क्या है सर, रोज रोज सहन नहीं होता सर, ठीक। तो फिर बुद्धि के भी परे जाइए। बुद्धि के परे क्या है, आत्मा। अब उसको इस तरह से देखिए कि मैं एक अनंत यात्रा का यात्री हूं, मैं तो वो आत्मा हूं, ये जगत केवल एक ड्रामा है। जैसा हमने पहले बोला, आई हैव कम हियर टू लर्न लव एंड लीव, खत्म। कौन सा मैं यहां परमानेंट हमेशा के लिए रहने वाला हूं यार, ये सब ड्रामा चल रहा है। जिनका अच्छा चल रहा है वो भी अच्छा ड्रामा है, जिनका खराब चल रहा है वो भी खराब ड्रामा है, ड्रामा ही। देयर इज नथिंग कॉल्ड मोर देन ड्रामा। सो ये 4 लेवल की फिल्टर है हमारे पास, या तो इंद्रियों पे रोक दीजिए, नहीं तो मन पे रोकिए, नहीं तो अहंकार पे रोकिए, नहीं तो बुद्धि पे रोकिए, नहीं तो आत्मा तक जाइए, कहीं तो रोकिए। इससे चित्त की वृत्तियां न्यून होने लगेंगी। जब आप बार बार ब्रेक लगाएंगे ना, तो आप ज्यादा नहीं सोचेंगे, न्यून होने लगेंगे। तो तरीका क्या है, हम आपको कुछ टिप्स आज देते हैं। ये जितनी भी ये ड्रामा है मन का, कुछ फंडामेंटल चीजें इंद्रियों के स्तर पे, अगर आप चित्त की वृत्तियों को कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में थॉट्स कम आए, तो पहला, या दिमाग कम डिस्टर्ब हो, बी सेलेक्टिव इन 5 सेंसेस एक्सपोजर। 5 सेंसेस एक्सपोजर में सेलेक्टिव हो जाइए। क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या देखना है, बी वेरी सेलेक्टिव। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक हॉरर मूवी देखी, हॉरर मूवी या फिर ऐसी मूवी जो थोड़ा मन को परेशान करती है, एक छोटे सा बच्चे की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो हमें बाद में महसूस हुआ कि इस तरह की मूवीज मन पर असर डालती है। अगर आप बहुत शांत प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो जब आप ऐसी मूवी देखेंगे तो वो आपके अंदर रजिस्टर होगी, हलचल होगी। अगर आपके अंदर वैसे ही बहुत हलचल है तो आप सारी हॉरर मूवीज देख लीजिए, आपको असर नहीं होगा। पर अगर आप बहुत शांत रहते हैं, देखिए शांत पानी में एक तिनका भी डालोगे तो लहर उठेगी, पर ऑलरेडी भूकंप आया हुआ है और ऑलरेडी हमारे अंदर सुनामी आई हुई है, तो कितनी भी हॉरर मूवीज देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। पर अगर आप बहुत शांत हैं तो सच थिंग्स विल डिस्टर्ब यू। बी वेरी सेलेक्टिव ऑफ द एक्सपोजर, 5 सेंसेस, अपने आप आपकी वृत्तियां कम हो जाएंगी। करके देखिए। वॉट यू ईट
भगवत गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण ने कहा है खाया कैसे जाए, कौन सा खाना खाएं जिससे वृत्तियां कम होती है। ठीक। और एक और दूसरी टिप है हमारी, नो व्हेन टू बी अ बैड लिसनर। गुड लिसनर होना बहुत अच्छी बात है, पर आपको यह भी आना चाहिए कब बैड लिसनर बन जाओ। जब आपको पता है वो आदमी मेरे लिए बुरा ही बोलेगा, पता है ये आदमी जब खोलता है मुंह, या ये महिला जब मुंह खोलेगी तब मेरे लिए बुरा ही बोलेगी, क्योंकि इसका देखने का तरीका ही डिस्टर्ब है मेरे प्रति, तो बी अ बैड लिसनर। बैड लिसनर बनना भी आना चाहिए इंसान, और उसे पता होना चाहिए कब गुड लिसनर बनना है, कब बैड लिसनर बनना है। करके देखिए, इट वर्क्स। बिल्कुल बैड लिसनर बन जाइए। हाँ हाँ करते रहिए, हाँ मैं समझता हूँ, चलिए ठीक है, ठीक बात है। हाँ, और बिल्कुल यहां से यहां निकलते जाना। ठीक, और जैसे उस कमरे से बाहर हो ऐसे झटक के काम में लग जाइए। ठीक है, इससे आपकी वृत्तियां कम हो जाएंगी। बी द वर्स्ट पॉसिबल लिसनर। तीसरी टिप, ये तो हमने इंद्रियों के लेवल पे आपको 2 टिप दी है। अब आइए मन पे लेवल पे टिप। बी सेलेक्टिव इन व्हाट टू परसीव। हर किसी चीज पे सोचना चालू मत कर दीजिए। क्रिकेट देख रहे हैं तो उसके बारे में सोचना चालू कर दिया, मूवी देख रहे हैं तो उसके बारे में, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, मुकेश अंबानी का मकान आ गया तो उसके बारे में देखना चालू कर गया, उसके मकान के अंदर की सजावट और झूमर और जुगन की कॉस्ट और उनके ड्राइवर की सैलरी और ये सब पढ़ना चालू कर दिया, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। बी सेलेक्टिव इन व्हाट यू वांट टू थिंक। बी वेरी सेलेक्टिव, क्या सोचना है उसमें भी, ये मन के स्तर पे। ठीक। एंड अनदर हैव अदर एरियाज ऑफ फोकस। किसी भी एक व्यक्ति को अगर आपने पूरे जीवन का केंद्र बना लिया, तो ये ना उस व्यक्ति के लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसको आप सफोकेट कर देंगे। और आप अगर उस व्यक्ति को कुछ हो गया या उस व्यक्ति ने कुछ अलग तरह से बिहेव किया, तो आपका पूरा जीवन हिल जाएगा। इसीलिए बहुत सारे एरियाज ऑफ अटेंशन एंड फोकस होने चाहिए, ये मन के स्तर पे। कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ जॉब में काम ढूंढ, हाँ आपकी रुचि के कई केंद्र होने चाहिए, और सबसे बड़ा खुद में रुचि होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अगला, तीसरा पॉइंट, अब हम आए अहंकार के स्तर पर। लेट नॉट ओनली वन रिलेशन डिफाइन यू एवर। केवल एक रिलेशन आपको पूर्णतः डिफाइन नहीं कर सकता। आप कितने सारे रोल में हैं, अगर एक पर्टिकुलर रोल अच्छा नहीं जा रहा तो बाकी रोल तो जीवन के अच्छे जा रहे हैं। If you are not a good husband, then you can be a good brother, good friend, good fala, fala, fala. When you say not a good husband, means if you are told you are not a good husband, fine. And if you are told you are not a good wife, if you are told you are not a good friend, if you are told you are not a good subordinate, whatever, if you are told by somebody which you don't agree, आप नहीं मानते, पर आपको बार बार ये कहा जा रहा है, तो आप बाकी रोल में तो एक्सील करिए ना। एक रोल ही आपको थोड़ी डिफाइन कर देगा। ठीक है, वो रोल में वो व्यक्ति आपके अंदर अच्छा ही नहीं देख पा रहा, इट इज हिज प्रॉब्लम। तो एक रोल में खुद को कभी मत डिफाइन कीजिए। और दूसरा, फर्स्ट रोल इज सेल्फ। हर व्यक्ति का सबसे पहला रोल खुद के प्रति होता है, बाकी दूसरों के प्रति बाद में आते हैं। अब आइए बुद्धि के स्तर पर। ये जो हम बात बताने जा रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, बुद्धि के स्तर की बात। 5 क्वेश्चन खुद से जरूर पूछिए, अपनी हर फीलिंग को डिस्प्यूट कीजिए, क्योंकि ये जो मन है ना, आपका माइंड, ये बड़ा कंफ्यूज रहता है, ये फालतू की फीलिंग्स लेके आता है और आपको प्रॉब्लम में डाल देता है। तो कोई भी मन में विचार आए, ये 5 क्वेश्चन जरूर खुद से पूछिए। बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक ट्राइड एंड टेस्टेड है ये 5 क्वेश्चन, मन से बना के नहीं बोल रहे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 1, जो भी मेरे मन में फीलिंग आई है, इज इट फैक्ट बेस्ड? क्या ये फैक्ट बेस्ड है? क्या एविडेंस है कि ये बात सच है? दूसरा, फाइन, इज इट टेकिंग मी टूवर्ड्स माई गोल्स ऑफ लाइफ? क्या मुझे ये अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जा रही है? तीसरा, क्या ये मुझे खुशी दे रही है? और चौथा, क्या ये मुझे मेरे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को, मानसिक द्वंद्व को खत्म कर रही है? और पांचवा, क्या ये दूसरों से मेरे द्वंद्व को खत्म कर रही है? फिर से पांचों बोले, क्या ये फैक्ट बेस्ड है? क्या ये तार्किक बात है? दूसरा, क्या ये मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जा रही है? तीसरा, क्या ये मुझे खुशी दे रही है, ये विचार? चौथा, क्या ये मेरे मानसिक द्वंद्व को खत्म कर रही है? पांचवा, क्या ये मेरे दूसरों के साथ द्वंद्व को खत्म कर रही है? अगर कोई भी विचार इन पांचों में उत्तर हाँ है, तो ही वो विचार सही है, नहीं तो विचार गलत है। ठीक, वो बुद्धि से इसको छांटिए, और आत्मा के स्तर पे तो मेडिटेशन कीजिए। ठीक, तो जरा देखें कैसे डिस्प्यूट करना है। एक उदाहरण हम लेके आपको, छोटा सा उदाहरण देते हैं। ठीक,
आप में से जो यंगस्टर्स देख रहे हैं वो समझ पाएंगे। एक मैं मीटिंग में बैठा हूं, ठीक है, और मुझे कुछ बोलना है सबके सामने, सारे सीनियर्स बैठे हैं। अब मुझे लग रहा है मैं बोलूं कि ना बोलूं, बोल पाऊं कि ना बोल पाऊं, और मैं बड़ा नर्वस फील कर रहा हूं, एंग्जाइटी हो रही है, मन कर रहा है बोलूं पर मैं बोल नहीं पा रहा। ठीक, अब जरा नोटिस कीजिए इस स्थिति में इस एंग्जाइटी को कैसे डील किया जाए और कैसे बोला जाए। अब मेरे मन में आ रहा है मैं बोलूं कि ना बोलूं, ठीक है, इसके पीछे फीलिंग्स क्या है, ये जो फीलिंग्स है क्या है। ठीक, जैसे फीलिंग्स क्या क्या है, पहली, मैं बोलूंगा तो नो बडी विल लिसन टू मी, कोई मुझे नहीं सुनेगा। दूसरा, उनको लगेगा मैं पागल हूं। ठीक है। तीसरा, एकदम से सब मुझे देखने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा सब एकदम से मुझे देखने लगे, मैं ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन बन जाऊंगा। चौथा, मैंने आज तक ग्रुप में मैं किसी को कन्विंस कर नहीं पाया हूं, तो इन ग्रुप को मैं कन्विंस कर भी नहीं पाऊंगा। पांचवा, मैं कभी भी अपने आइडियाज को ढंग से रख नहीं पाता, बेचारा मैं क्या बोलूंगा। और ये बोल के मैं मनी मन, मेरे मन में सारे भाव आते जा रहे हैं, मीटिंग चलती जा रही है, मैं सोच रहा हूं कुछ बोलूं, बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी एक फीलिंग आई, ये मन से लेके आई, मन ने, अब नोटिस कीजिए ये कहीं बाहर से ट्रिगर नहीं हुई है, ये आपके अंदर के ही बिलीफ्स हैं। याद है हमने बोला था दो तरह के ट्रिगर होते हैं, एक तो एक्सटर्नल ट्रिगर होता है, एक इंटरनल ट्रिगर होता है। ठीक, तो यहाँ इंटरनल ट्रिगर है, कोई बाहर से कुछ नहीं हो रहा, बस आप मन ही मन खुद ही परेशान हो रहे हैं। ठीक, इंटरनल ट्रिगर है। इसके पीछे आपका बिलीफ क्या हो सकता है, इसके पीछे आपका बिलीफ है आई शुड बी परफेक्ट, आई मस्ट बी अप्रिशिएटेड बाय ऑल, सबको मेरी तारीफ करना चाहिए और मुझे परफेक्ट रहना चाहिए। ठीक, तो इस कारण से ये बंदा क्या करेगा, मीटिंग में चुपचाप बैठा रहेगा, पैर कुलबुलाता रहेगा, उंगलियां कुलबुलाता रहेगा, और चुपचाप मीटिंग खत्म हो जाएगी, मुंह लटका के निकल जाएगा। अब करना क्या है, बुद्धि के लेवल पे 5 क्वेश्चन जो हमने बताए थे, जरा देखिए। पहला क्वेश्चन, तर्क, खुद से पूछिए, व्हाट इज द एविडेंस टू प्रूव दैट नोबडी विल लिसन टू मी। इस बात का क्या एविडेंस है कि मैं बोलूंगा तो कोई भी मुझे नहीं सुनेगा। याद रखो, मन हमेशा एग्जेजरेशन करता है, मन कभी भी तार्किक बात नहीं करता, मन एग्जेजरेट करता है। एक महिला अगर किसी को बोले, जिस पुरुष को वो पसंद करती है, दैट नोबडी लव्स मी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कायनात से वो प्रेम चाहती है, इसका मतलब वो ये कहना चाहती है कि आज मैं नई साड़ी पहन के आई और तुमने मुझे नोटिस तक नहीं किया। तो पर वो ये नहीं कहेगी कि तुमने मेरी साड़ी की तारीफ नहीं की, वो क्या कहेगी, नोबडी लव्स मी। तो मन जब भी सेंटेंस बनाता है ना, मन ऐसा यूनिवर्सलाइज कर देता है, इसलिए बुद्धि को काट छाट करनी पड़ती है। ठीक, तो क्या, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई नहीं सुनेगा, इसका क्या एविडेंस, नहीं ये बात तो नहीं है, कोई तो सुनेगा अगर मैं बोलूंगा तो। ठीक, दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय नोबडी, मीटिंग में 12 लोग हैं, नोबडी मतलब एक भी नहीं सुनेगा, नहीं ऐसा नहीं, 3 लोग तो नहीं सुनेंगे, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते। अच्छा, मतलब 12 में से 9 सुनेंगे, 3 नहीं सुनेंगे। ठीक है। नॉट अ सिंगल पर्सन विल लिसन टू यू, नहीं ऐसा नहीं है, 9 लोग तो सुन लेंगे। ओके, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय पेशेंटली, कोई मुझे शांति से नहीं सुनेगा। क्या होता है शांति, जितना देर तुम बोलोगे उतनी देर तो सुनेंगे ना, हाँ उतनी देर तो सुन लेंगे। ठीक है। देन हाउ डू यू कंक्लूड दैट वेदर पीपल आर लिसनिंग पेशेंटली और यू और नॉट, लोग तुम्हें शांति से सुन रहे हैं कि नहीं, ये तुम कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि लोग नहीं सुन रहे हैं। आप देखेंगे जब आप इन तर्कों से पूछेंगे खुद से, तो उत्तर लगेगा ये फालतू की बात है। ठीक है, मैं यूं ही सोच रहा हूं कि कोई मुझे नहीं सुनेगा। अब ये तो पहला हो गया तर्क। अब दूसरा क्या था, याद कीजिए। ठीक, इज इट टेकिंग मी टूवर्ड्स माई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, क्या है मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है। मेरा लक्ष्य यह है कि मुझे 2 साल में जनरल मैनेजर बनना है, क्या इन हरकतों से मैं जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, मीटिंग में चुपचाप बैठा रहूं, कंट्रीब्यूट ना करूं अपने विचारों में, नहीं बनूंगा। तो ये मुझे मेरे जीवन के लक्ष्य की तरफ भी नहीं ले जा रहा। क्या ऐसा चुप रह के मुझे खुशी मिल रही है, नहीं मुझे खुशी भी नहीं मिल रही चुप रह के। तो ओके। चौथा, क्या ये मेरे मानसिक द्वंद्व को खत्म कर रहा है, अरे नहीं ये तो और बढ़ा रहा है। मैं चुप रहता हूं तो मन ही मन मेरे मन में और बात आती है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मुझे बहुत डिप्रेशन फील होता है, बाद में मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मुझे वहीं बोलना चाहिए था मौके पे, मैं बाद में सोचता हूँ ये। ओके, तो ये द्वंद्व भी बढ़ाएगा फिर। क्या ये दूसरों से मेरे संबंधों को सुधार रहा है, नहीं, जब मेरे मन की नहीं होगी तो मैं मन ही मन गुस्सा रहूंगा, उससे मेरा रिलेशन आज नहीं तो कल उनसे भी प्रभावित होगा, रिलेशन भी खराब होंगे।
सो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। ये 5 क्वेश्चंस की खुद को आदत डाल लीजिए, और इनसे भी अगर बात ना बने तो फिर मेडिटेट कीजिए, वो आत्मा के लिए है। ठीक। सो इस तरह से आप चित्त की वृत्तियों को काट रहे हैं राइट थॉट करके। आप देखेंगे जो 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 टिप्स हमने दी आप उनको जिए तो आपके थॉट्स कम होने चालू हो जाएंगे, चित्त की वृत्तियां कम होंगी। और अगर इनसे भी काम नहीं चल रहा है तो फिर मेडिटेशन कीजिए। तो चलिए मेडिटेशन करते हैं। ठीक। एक बहुत स्ट्रांग मेडिटेशन है, बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है ये मेडिटेशन। आदि शंकराचार्य, चूंकि उन्हीं की बात पे हम आज पढ़ रहे हैं, उनका निर्वाण षटकम पर बेस्ड है। चलिए अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आइए कि आप मेडिटेट कर सकें। आई एम गिविंग यू सम टाइम। अपने आप को, बेहतर है इस मेडिटेशन को आप लेट के करें। अगर लेट के आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इस मेडिटेशन को आप बैठ के भी कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आदि शंकराचार्य के निर्वाण षटकम से डिराइव्ड है। परफेक्ट। आराम से लेट जाइए और अपने आप को एक रिलैक्स्ड कंडीशन में रखिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अपने सांसों की ओर जागरूक हो जाए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अपनी सांसों की ओर जागरूक हो। अपनी सांसों की लय पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। अब इस शांत व स्थिर मनोदशा के साथ अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों पे अपना ध्यान ले जाइए। They are getting completely relaxed. आपकी पैरों की उंगलियां पूरी तरह से विश्राम में है। आपकी पिंडलियों की ओर इस ऊर्जा को बहने दीजिए। हर सांस जो आप अपने अंदर ले जा रहे हैं वो आपके पैरों की पिंडलियों को और रिलैक्स कर रही है। कंप्लीटली रिलैक्स। हर जाती सांस आपको और रिलैक्स कर रही है। अब अपने घुटनों और जांघों से इस ऊर्जा को बहने दीजिए। हर सांस इस पूरी कायनात की ऊर्जा से, इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा से आपको ऊर्जावान बना रही है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड।
अब अपने पेट और कमर से इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिए। आपका पेट और कमर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गया है। आप अपने हृदय में इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। ये पूरी सृष्टि की ऊर्जा जो हर सांस से आपके अंदर जा रही है, ये आपके हृदय को रिलैक्स कर रही है, कंप्लीटली रिलैक्स। इस ऊर्जा को अपने हाथों में प्रवाहित होने दीजिए। आपके हाथों का रोम रोम इस ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है, कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स्ड। अब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी गर्दन से बहने दीजिए, प्रवाहित होने दीजिए। महसूस कीजिए कैसे आपकी गर्दन पूरी रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। अब थोड़ी सी गर्दन हिला के भी महसूस कर सकते हैं उसका रिलैक्सेशन, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब अपनी समस्त चेतना को अपने मस्तक के बाहों के मध्य स्थापित कीजिए। अपनी समस्त चेतना अपनी बाहों के मध्य स्थापित कीजिए। उसका सेंसेशन आपको अपनी बाहों के मध्य महसूस होगा, उसका कंपन आप महसूस करें। अब इस चेतना को अपने सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर केंद्रित, और अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप और गहरी विश्रांति में चले जाएंगे। डीप रिलैक्सेशन, 3, डीपर, 2, डीपर, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 1, completely relaxed, relaxed, relaxed. Now, in this relaxed state of mind, इस पूर्ण विश्रांति की अवस्था, हम जैसे ही 5 से 1 कहेंगे, आपकी चेतना आपके शरीर से ऊपर उठेगी और आपको अपना पूरा शरीर आपके सामने दृश्य हो। 5, चेतना का शरीर से उठना प्रारंभ। 4, और ऊपर और ऊपर। 3, और ऊपर और ऊपर। 2, और ऊपर। और अब जैसे हम कहेंगे 1, आप अपने सामने अपने पूरे शरीर को देख पाएंगे। 1, अब आप देख सकते हैं अपने आप को, आपका पूरा शरीर योग निद्रा की अवस्था में आपके सामने स्पष्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना स्पष्ट देख पा रहे हैं, केवल ये साक्षी भाव महत्वपूर्ण है, ये इंटेंशन महत्वपूर्ण है। अब गौर से अपनी आंखों की ओर ध्यान दीजिए। आपकी आंखें बंद हैं, पर आप देख पा रहे हैं अपने पूरे शरीर को। मैं मेरी आंखें नहीं हूं,
बंद आंखों से भी मैं देख सकता हूं। मेरे कान सुन्न हैं, किंतु मैं सृष्टि के प्रति सजग हूं। मैं मेरे कान भी नहीं हूं, मैं मेरी नासिका भी नहीं हूं। देखिए अपने शरीर, अपनी नासिका को गौर से देखिए। मेरा अस्तित्व उस पर निर्भर नहीं। मैं जीभ भी नहीं हूं, बिना जीभ के भी मैं इस अनंत आनंद को चख सकता हूं। मेरी सजगता, मेरा अस्तित्व इन उपकरणों पर निर्भर नहीं है। मैं दृष्टि नहीं हूं, मैं ध्वनि नहीं हूं, मैं स्वाद भी नहीं हूं। न मैं वाणी, न हाथ, न पैर, न शरीर ही हूं। आप महसूस कर सकते हैं, मैं शुद्ध अनंत चेतना हूं। मैं था, मैं हूं, मैं रहूं सदा के लिए। और अब हम जैसे 3 से 1 कहें, आप फिर से अपना अटेंशन आपके सामने शरीर पे लाएं। आप ऊपर से देख पा रहे हैं अपने पूरे शरीर, जिस भी अवस्था में वो शरीर। ये शरीर, देखिए इस शरीर, ये शरीर कभी शिशु था। याद कीजिए उस बालपन को, उस बालपन के नजारे आपके सामने गुजरेंगे। इसी शरीर छोटा सा, यही शरीर फिर बालक बना। याद कीजिए वो बालपन को, इधर उधर दौड़ता, माता पिता की गोदी में खेलता, मस्ती करता, रोता मुस्कुराता। यही तो वो शरीर था। यही शरीर कभी युवा था, युवावस्था। याद कीजिए युवावस्था, आत्मविश्वास, युवावस्था की बातें, वो दौर, वो लोग, यही शरीर में तो सब देखा। तो यही शरीर आज प्रौढ़ है, या ये प्रौढ़ हो जाएगा। जीवन की जिम्मेदारियां कंधों पर, यही शरीर तो उठाता। और यही शरीर कल बूढ़ा हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, किंतु उम्र मुझे छू नहीं सकती। ये शरीर चला जाए, रोग मुझे रुग्ण नहीं कर सकते। वो सारे रोग भी इसी शरीर पे। मैं अजर, अमर, अनंत चैतन्य हूं। मैं देख सकता हूं इस शरीर को मेरे साथ। बचपन इस शरीर का था जो मां पिता की गोदी में खेला। यौवन भी इसी शरीर का था जो दोस्तों संबंधियों के साथ बीता। प्रौढ़ावस्था भी इसी शरीर जिसने जिम्मेदारियां उठाई।
वृद्धावस्था भी इसी शरीर की जो कमजोर है, किंतु मैं प्राण हूं न वायु, न धातु ही हूं जिससे शरीर, न मैं पृथ्वी, न आकाश, न जल, न वायु और न अग्नि ही हूं। मैं वो पंचभूत भी नहीं जिससे शरीर, वो पंचभूत से बना शरीर इन्हीं भूतों में मिल जाए और मैं इन सब के परे एक शुद्ध अनंत चेतना, मैं फिर पंचभूतों का नया शरीर लेकर आता, पुनः उम्र के पायदानों से गुजरता हूं और लौट जाता। अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप फिर इस पूरे शरीर के प्रति साक्षी हो जाएंगे और गहनतम कीजिए साक्षी भाव को। आपके सामने आपको आपका पूरा शरीर दिख रहा है और आप अपने चैतन्य से उसको साक्षी भाव से देख रहे हैं। 3 और गहन साक्षी भाव, आपके सामने आपका शरीर। 2 और गहन, और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप पुनः पूरे शरीर को अपने सामने इस योग निद्रा की अवस्था में देखें। 1, देखिए शरीर इन्हीं उम्र के पायदानों में, इस शरीर ने कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई। यही शरीर जो मुझे सामने दिखता है, कभी यह पुत्र हुआ या पुत्री हुआ, कभी यही शरीर मां बना या पिता हुआ, कभी यही शरीर किसी का गुरु हुआ या शिष्य हुआ। उन सब के चेहरे आपकी आंखों के सामने घूमते जा रहे हैं। आने दीजिए उन सब के चेहरे। माता, कभी आप माता बनी, कभी आप पिता हुए, किसी के आप गुरु रहे, किसी के आप शिष्य हुए। उन सब के चेहरे आंखों के सामने घूमने दीजिए। कभी ये शरीर किसी का मित्र बना, कभी ये शत्रु हुआ, कभी ये शरीर गोरा कहलाया, कभी यही शरीर तो काला कहलाया। ये शरीर जिसे लोग स्त्री या कभी लोगों ने इसे पुरुष के नाम से पुकारा, यह शरीर धार्मिक बना, पूजाएं की, या अधार्मिक बना। कभी यह शरीर राजा हुआ और कभी यही शरीर, यह सारी भूमिकाएं इस शरीर की ही तो हैं। उसी के साथ जन्म लेती हैं और उसी के साथ समाप्त होती हैं। किंतु मैं न पद न नाम ही हूं, न मेरा कोई पिता है न माता, ना ही मैं कभी जन्मा ही था, न मेरा कोई भाई है न मित्र, न मेरा कोई गुरु है न शिष्य, न मेरा कोई रंग है न जाति, न कोई धर्म है न लिंग, न आसक्ति ही है, मैं अहंकार भी नहीं,
मैं तो शुद्ध अनंत अनादि चेतना हूं। इन्हीं भूमिकाओं के साथ साथ इस शरीर के जीवन पर्यंत कई भाव मन में आए और चले गए। वो सारे भाव अब मेरी आंखों के सामने से घूमते हैं। देखिए शरीर के वो पल, अत्यधिक प्रसन्नता के पल जो इस शरीर में महसूस किए, मुस्कुराहटों के पल, वो सब आपके सामने से गुजर के जा रहे हैं बादलों की तरह। अत्यधिक दुख और वेदना के पल, वो भी आपके सामने से गुजर के जा रहे हैं बादलों की तरह। अत्यधिक रोमांच के पल और उत्साह के भाव जो इस शरीर ने देखे अपने जीवन काल, वो सारे रोमांच के पल आपके सामने से गुजरे। वो सारे उत्साह के भाव। ये देखिए अगला बादल अत्यधिक डर और चिंता के भाव भी लेके आता है और वो भी उड़ता चला जाता है। अत्यधिक उपलब्धि के पल और उत्कर्ष के भाव भी देखिए आ रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, उसके पूरे जीवन के चरम पतन के पल, दर्द के भाव सब आपके सामने। मान, अपमान, लाभ, हानि, यश, अपयश, जीत, हार, सब बाधा बन के उसके सामने से। किंतु मन के यह भाव भी तो इस शरीर की तरह ही अस्थिर रहे, आए और चले गए, किंतु मैं साक्षी बना रहा। मुझे ना तो घृणा है ना लगाव, मुझे ना तो लोभ है ना मोह, न मुझे अभिमान है न ईर्ष्या, न मुझे अर्थ न काम न धर्म न मोक्ष की ही कामना है। मैं तो इन सब से परे शुद्ध अनंत चेतना। अनंत अनादि। और अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप फिर से इस शरीर को अपने सामने और सघन उतरेंगे इस साक्षी भाव में। 3, फिर से शरीर को ऊपर से देखें। 2 और सघन साक्षी। जैसे हम कहेंगे 1, आपको अपने सामने पूरा शरीर महसूस, सघन साक्षी भाव 1 गहनतम। इन्हीं भावों के साथ इसी शरीर, इसी मन में कई तरह के विचार आए और चले गए। कुछ अत्यधिक बुद्धिमत्ता के विचार आए और चले गए। कुछ अत्यधिक बुद्धिहीनता के विचार आए, वो भी तो चले गए। बौद्धिक प्रवीणता के विचार या बौद्धिक पतन के विचार आए और चले गए। देश, व्यवसाय, व्यक्ति, रिश्ते, जीवन, दुनिया, इन सब के बारे में भी तो
मेरे विचार समय के साथ बदलते रहे। ये भी आए और चले, मैं साक्षी बना। शरीर की आयु मन के भावों की तरह बुद्धि के विचार भी बदलते रहे, आए और चले गए। मैं साक्षी बना। मैं मेरी बुद्धि भी तो नहीं, मैं तो उसके भी परे शुद्ध अनंत अनादि चेतना हूं। इन्हीं भावों, विचारों और परिस्थितियों के साथ इस शरीर की यादें जुड़ी हैं। ये यादें जो इस शरीर से जुड़ी हैं। कितनी ही यादें समय समय पर जुड़ती हैं। अब ये देखिए, सफलताओं की यादें इस शरीर के ऊपर से होती जाती हैं। जीवन की सारी सफलता, उल्लास, वो मुस्कान, ये विफलताओं की यादें होती थी। जीवन में जब हारे, निराश हुए, कुछ खुशियों की यादें, कुछ दुख की यादें, कुछ संयोग की यादें, कुछ वियोग की यादें, कुछ साथ की यादें, कुछ अकेलेपन की। ये सारी यादें भी तो इस शरीर से जुड़ी हुई है। यह यादें भी तो समय के साथ जुड़ती रही, बदलती रही, किंतु मैं साक्षी बना रहा, क्योंकि मैं न तो पुण्य हूं न पाप हूं। मैं सुख और दुख दोनों से विलग हूं। मैं न मंत्र हूं न तीर्थ हूं, न ज्ञान न यज्ञ ही हूं। न मैं भोजन न ही भोग हूं और न ही भोगता हूं। मैं तो शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य हूं। न मुझे मृत्यु का डर है, न जन्म की चिंता, क्योंकि जन्म और मृत्यु मुझे छू नहीं सकते। मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं न जन्मता हूं न मरता हूं। न जन्म ने मुझे जीवन दिया, न मृत्यु मुझे समाप्त कर सकती है। जन्म और मृत्यु पर मेरा अस्तित्व निर्भर नहीं। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, हर जगह व्याप्त, मुक्त, एक शुद्ध अनंत अनादि चैतन्य। मैं महसूस कर सकता हूं उस अनादि चैतन्य अपने अस्तित्व। और अब इस गहरे विश्रांति और साक्षी भाव से जैसे ही हम 1 से 5 गिनेंगे, हम अपने शरीर की ओर यात्रा पुनः प्रारंभ करेंगे। 1। अब हम इस अखंड चेतना और जागरूकता के साथ अपने शरीर की ओर पुनः जा रहे हैं।
तो इस स्वभाव की चेतना, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की चेतना, इस अपने स्वरूप की चेतना के साथ हम अपने शरीर में फिर से प्रवेश करेंगे। 3 और शरीर की 4। अब हम धीरे धीरे अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर रहे हैं और जैसे हम कहेंगे 5, आप अपने स्वभाव की चेतना अपनी भौं के बीच में महसूस करें, अपनी भौं के बीच में स्थापित कर लें। 5, आपकी इस अखंड चेतना की ऊर्जा आपकी भौं के बीच में स्थित, उससे निकलती हुई सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे अस्तित्व को शुद्ध कर देगी। आप उसे अपने पूरे अस्तित्व में महसूस करें। शरीर का एक एक रोम इससे शुद्ध, ऊर्जावान हो रहा, निरोग हो रहा। और गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर के अंग अंग में इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिए। आगे से जब भी आप अपने बाहों के बीच में ध्यान लगाएंगे, पुनः आप अपनी जागरूकता को इस अखंड चैतन्य में विलीन पाएंगे। अब जीवन में जब भी आप अपनी बाहों के मध्य ध्यान लगाएंगे, यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यही जागरूकता, यही अखंड चैतन्य अपने आप आपको अपने अंदर विलीन करेगा और आप अपने स्वभाव में स्थापित हो जाएंगे। इस सघन गहरी शांति को महसूस कीजिए। गहरी शांति, पूर्ण शांति। शांति, ओम शांति, शांति। अब आप जब भी तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। वेलकम बैक। सो एक छोटा सा रिकैप हम करते हैं। आज हमने बात की कि जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा कि चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए पहले सत और रज से तम को न्यून करें। सत और रज, सत का अर्थ यह है राइट ऑब्जेक्टिव, इंटेंशंस एंड एटीट्यूड, और रज का अर्थ है हाई एफर्ट्स, टाइम एंड एनर्जी।
इन दोनों से पहले तम को समाप्त करें, फिर सत से रज को न्यून करें, हाई एफर्ट्स को राइट एफर्ट्स में बदलें, हाई एनर्जी को राइट एनर्जी में बदलें, और हाई टाइम को बैलेंस टाइम में बदलें। और इसके साथ जब हम रज को न्यून कर चुके हो, तब ज्ञान से सत के परे चले जाएं। नो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, नो इंटेंशंस एंड नो एक्शंस, नॉन एक्शन, अकर्ता भाव, यज्ञ भावना, और कोई भौतिक उद्देश्य का ना होना। इसके बाद हमने तीसरा श्लोक पे चर्चा की। हमने देखा कि तीसरे श्लोक में पतंजलि महर्षि कहते हैं कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त की वृत्तियां आती ही मन से है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से। और हमने अलग अलग सिचुएशंस में देखा कि कैसे उनसे हम अपनी चित्त की वृत्तियों को न्यून कर सकते हैं। तो हमने कुछ टिप्स पे बात की। पहली, बी सेलेक्टिव इन द 5 सेंसेस एक्सपोजर, नो व्हेन टू बी अ बैड लिसनर। ये इंद्रियों के स्तर पर। मन के स्तर पर सेलेक्टिव हो जाइए किस चीज पे फोकस करना है, और जीवन में फोकस के कई केंद्र बना के रखिए। अहंकार के स्तर पर खुद को एक रोल में डिफाइन मत कीजिए, हम बहुत सारे रोल हैं। बुद्धि के स्तर पे ये पूछिए, क्या ये फैक्ट बेस्ड है, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जाता है विचार, क्या ये मुझे खुशी दे रहा है, क्या ये विचार मुझे मेरे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करता है, और क्या ये मेरे विचार मेरे दूसरों से द्वंद्व को ही खत्म करते हैं। अगर ये सब है तो निश्चित तौर पे वो विचार तार्किक रूप से सत्य है। अन्यथा जब बुद्धि का नाश होता है तो प्रणश्यति, जैसे गीता कहती है, चित्त की वृत्तियां हमारे पतन की ओर हमें ले जाती हैं। फिर हमने एक मेडिटेशन किया जिसमें हमने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के परे खुद को महसूस किया। आज के लिए इतना ही।